अब हम देखते हैं दर्शन और शिक्षा में क्या संबंध है। आपने शिक्षा का अर्थ को समझा, शिक्षा के शाब्दिक अर्थ को समझा, शिक्षा के व्यापक अर्थ को समझा, दर्शन को समझा, दर्शन के विषय क्षेत्र को समझा, दर्शन का व्यापक अर्थ, दर्शन के वास्तविक अर्थ, दर्शन की उत्पत्ति कैसे होती है। परंतु शिक्षा से दर्शन का क्या संबंध है, ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। हर साल यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम में पूछता ही है कि दर्शन और शिक्षा में क्या संबंध है, विवेचना करें, या दर्शन और शिक्षा एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, विवेचना करें या स्पष्ट करें। तो शिक्षा का दर्शन से क्या संबंध है, दर्शन और शिक्षा में क्या संबंध है। रॉस ने दर्शन और शिक्षा का संबंध अब हम देखते हैं। रॉस ने शिक्षा एवं दर्शन के संबंध को व्यक्त करते हुए कहा है कि शिक्षा और दर्शन एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। रॉस ने शिक्षा एवं दर्शन के संबंध को व्यक्त करते हुए कहा है कि शिक्षा और दर्शन एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। दर्शन सत्य की खोज करता है और शिक्षा उसका प्रयोग करती है। शिक्षा और दर्शन एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। दर्शन सत्य की खोज करता है और शिक्षा उसका प्रयोग करती है। दर्शन उसका सैद्धांतिक पक्ष है तथा शिक्षा उसका गतिशील तथा व्यवहारिक पक्ष है। दर्शन उसका सैद्धांतिक पक्ष है तथा शिक्षा उसका गतिशील तथा व्यवहारिक पक्ष है। दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। दर्शन क्या है, सैद्धांतिक पक्ष है, और शिक्षा व्यवहारिक पक्ष है। दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, अर्थात एक दूसरे के बिना दोनों अधूरे हैं। दर्शन तब तक अधूरा है जब तक उसकी व्यवहारिकता न हो। दर्शन तब तक अधूरा है जब तक उसकी व्यवहारिकता न हो, और शिक्षा का स्वरूप बिना दर्शन के विकसित नहीं किया जा सकता है। दर्शन तब तक अधूरा है जब तक उसकी व्यवहारिकता न हो। तो दर्शन और शिक्षा के संबंध में हम क्या देखते हैं कि रॉस कहते हैं कि शिक्षा और दर्शन एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। दर्शन सत्य की खोज करता है और शिक्षा उसका प्रयोग करती है। दर्शन सैद्धांतिक पक्ष है और शिक्षा व्यवहारिक पक्ष है। दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, एक गतिशील है और दूसरा व्यवहारिक है। दर्शन तब तक अधूरा है जब तक उसकी व्यवहारिकता न हो और शिक्षा में उसका स्वरूप विकसित न हो। तब तक, जब तक हम शिक्षा में दर्शन का स्वरूप को विकसित नहीं करते हैं, दर्शन अधूरा है, उसकी कोई व्यवहारिकता नहीं है। दर्शन, शिक्षा जो है वो व्यवहारिक पक्ष है, गतिशील पक्ष है, और दर्शन जो है वो सैद्धांतिक पक्ष है, विचारात्मक पक्ष है। दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। दर्शन तब तक अधूरा है जब तक उसकी व्यवहारिकता न हो और शिक्षा का स्वरूप बिना दर्शन के विकसित नहीं किया जा सकता है। हम शिक्षा का स्वरूप बिना दर्शन के विकसित नहीं कर सकते हैं। शिक्षा से संबंधित मूल प्रश्नों के उत्तर दर्शन ही हमें देता है। शिक्षा से संबंधित मूल प्रश्नों का उत्तर हमें दर्शन ही देता है। जैसे कुछ मूल प्रश्न हैं, शिक्षा क्यों दी जानी चाहिए, क्यों हम बच्चों को शिक्षा देते हैं, नहीं भी दे सकते हैं, क्या ज़रूरत है शिक्षा देने की, इतना खर्च करते हैं। सुबह सुबह उठिए, बच्चा सो ही रहा है, उसको ब्रश करा देते हैं, तैयार कर देते हैं, बैग रेडी करके जल्दी जल्दी खिला के लंच बॉक्स रेडी करके मम्मी बस स्टॉप पे बच्चे को लेके खड़े हो जाती है, स्कूल जाती है, बच्चा रोते रहता है। आखिर क्या ज़रूरत है हमें बच्चों को शिक्षा देने की, हम छोड़ भी सकते हैं, क्यों हम पढ़ा रहे हैं। तो इस प्रकार के जो मूल प्रश्न है कि शिक्षा क्यों दी जानी चाहिए, गणित क्यों पढ़ाया जाए, गणित को हम छोड़ भी सकते हैं। बहुत से बालक गणित में फेल हो जाते हैं, उनको ट्यूशन देना पड़ता है, गणित के लिए वो मार खाते हैं।
नहीं बना पाते हैं तो शिक्षक उनकी पिटाई कर देते हैं, तो क्यों नहीं हम गणित को छोड़ देते हैं? गणित क्यों पढ़ाया जाए? गणित को हम क्यों पढ़ते हैं? शिक्षा में पाठ्यक्रम का स्वरूप क्या होना चाहिए? हर एक क्लास के लिए क्लास 1 2 3 4 5 6 IE BA IC BSc मेडिकल है, लॉ है, इंजीनियरिंग है, सबका सिलेबस बना हुआ है, सबका करिकुलम बना हुआ है अलग अलग। ऐसा क्या है? करिकुलम भी जो है उसका स्वरूप कैसा होना चाहिए? सबका अलग अलग करिकुलम क्यों बनाना चाहिए? अगर बन रहा है तो करिकुलम का स्वरूप कैसा होना चाहिए? शिक्षा की प्रक्रिया कैसी होनी चाहिए? शिक्षा की प्रक्रिया कैसी होनी चाहिए? शिक्षा के क्या उद्देश्य हैं? क्योंकि कोई भी काम जो होता है वह उद्देश्यहीन नहीं होता है, उसके पीछे कोई ना कोई उद्देश्य होता है। तो शिक्षा का क्या उद्देश्य है? शिक्षक की भूमिका क्या होगी? यदि शिक्षा देना जरूरी है, शिक्षा के कोई उद्देश्य हैं, तो उसमें शिक्षक की भूमिका कितनी होगी, क्या होगी? विद्यालय का स्वरूप कैसा होगा? विद्यालय का स्वरूप कैसा होगा? प्राचीन काल में तो हम देखते हैं कि विद्यार्थी जो होता था वह गुरु के आश्रम में ही रहकर शिक्षा ग्रहण करता था, गुरु माता की सेवा करता था, आश्रम के सभी काम करता था, खेती बाड़ी का भी काम करना, पशुओं को चराना, सारे कामों को वो खुद करता था और गुरु आश्रम में रहकर गुरु माता की सेवा कर, गुरु की सेवा कर शिक्षा ग्रहण करता था। लेकिन कालांतर में शिक्षा का स्वरूप बदला और विद्यालयों का निर्माण होने लगा। लोग अपने बच्चों को विद्यालय भेजने लगे। तो विद्यालय का स्वरूप क्या हो? लोग अपने बच्चों को तो विद्यालय भेज रहे हैं, तो विद्यालय का स्वरूप कैसा होना चाहिए आदि अनेक प्रश्न जो हैं वो शिक्षा और दर्शन के संबंध से ही हमें प्राप्त होते हैं। दर्शन के तत्व, शिक्षा की प्रक्रिया, उद्देश्य, पाठ्यक्रम, विधियाँ, प्रवृत्तियाँ, शिक्षक की भूमिका, शिक्षा की व्यवस्था आदि का स्वरूप विकसित करते हैं। शिक्षा और दर्शन के संबंध के अंतर्गत शिक्षा से संबंधी मूल प्रश्नों का जो उत्तर है वह हमें दर्शन देता है। कुछ मूल प्रश्न जैसे शिक्षा क्यों दी जानी चाहिए, गणित क्यों पढ़ाना चाहिए, विज्ञान क्यों पढ़ाना चाहिए, संस्कृत क्यों पढ़ाना चाहिए, शिक्षा के पाठ्यक्रम का स्वरूप कैसा होना चाहिए, पाठ्यक्रम अलग अलग क्यों होने चाहिए, शिक्षा का क्या उद्देश्य है, शिक्षा की प्रक्रिया कैसी होनी चाहिए, शिक्षा की प्रक्रिया में शिक्षक की भूमिका कैसी होनी चाहिए, विद्यालय कैसे होने चाहिए, विद्यालय का स्वरूप कैसा होना चाहिए, बालकों को विद्यालय में कितना समय व्यतीत करना चाहिए आदि। दर्शन के तत्व, शिक्षा की प्रक्रिया, उद्देश्य, पाठ्यक्रम, विधियाँ, प्रविधियाँ, शिक्षक की भूमिका, शिक्षा की व्यवस्था आदि का स्वरूप विकसित करते हैं। अब हम देखते हैं दर्शन को शिक्षा का सिद्धांत माना गया है। दर्शन को शिक्षा का सिद्धांत माना गया है क्योंकि मैंने पहले भी आपको बताया कि दर्शन जो है सैद्धांतिक पक्ष है और शिक्षा जो है वो व्यवहारिक पक्ष है। तो दर्शन को शिक्षा का सिद्धांत माना जाता है, इसलिए दार्शनिकों ने शिक्षा संस्थाओं तथा आश्रमों की स्थापना की जिससे दार्शनिक विचारों को व्यवहारिक रूप दिया जा सके। दर्शन केवल मीमांसा का विषय नहीं है। दर्शन जो है वह केवल मीमांसा का विषय नहीं है, अपितु इसका जीवन से सीधा संबंध है। दर्शन केवल मीमांसा का विषय नहीं है, अपितु इसका जीवन से सीधा संबंध है। दर्शन एवं शिक्षा के संबंध में यदि एक ओर हम दर्शन के तत्व को रखते हैं और दूसरी ओर शिक्षा के घटक को रखते हैं, दर्शन एवं शिक्षा के संबंध के अंतर्गत एक ओर हम दर्शन के तत्व को रखते हैं और दूसरे ओर शिक्षा के घटक को रखते हैं, तो दर्शन के तत्वों के अंतर्गत पहला आता है तत्व मीमांसा, जिसके अंतर्गत हम सत्य की खोज करते हैं, तत्व मीमांसा। दूसरा है ज्ञान मीमांसा,
जिसमें ज्ञान के स्वरूप का क्या निर्धारण होना चाहिए, ज्ञान का स्वरूप कैसा होना चाहिए, इसका हम अध्ययन करते हैं। दर्शन के तत्वों के अंतर्गत तत्व मीमांसा सत्य के स्वरूप का हम दर्शन करते हैं। ज्ञान मीमांसा ज्ञान का स्वरूप कैसा होना चाहिए, इसका अध्ययन करते हैं। तीसरा मूल्य मीमांसा ज्ञान के चयन के क्या मानक हैं, ये हम मूल्य मीमांसा के अंतर्गत अध्ययन करते हैं। और चौथा है तर्क मीमांसा, अर्थात ज्ञान प्राप्त करने के क्या क्या साधन हैं। ये हम दर्शन एवं शिक्षा के संबंध को हम दो भागों में विभक्त करते हैं, एक और दर्शन के तत्व और एक और शिक्षा के घटक को रखते हैं। दर्शन के तत्वों के अंतर्गत तत्व मीमांसा, ज्ञान मीमांसा, मूल्य मीमांसा और तर्क मीमांसा को हम रखते हैं। और शिक्षा के घटक के तरफ हम रखते हैं शिक्षा के लक्ष्य एवं उद्देश्य। शिक्षा के क्या लक्ष्य हैं, क्या उद्देश्य हैं। दूसरा शिक्षा की प्रक्रिया कैसी होनी चाहिए। तीसरा है पाठ्यक्रम का स्वरूप कैसा होना चाहिए। क्या पाठ्यक्रम विस्तृत होना चाहिए, व्यापक होना चाहिए या संकीर्ण होना चाहिए। तो पाठ्यक्रम का स्वरूप कैसा होना चाहिए, इसका अध्ययन हम शिक्षा के घटक के अंतर्गत करते हैं। चौथा है शिक्षण की विधियाँ। शिक्षण किन विधियों द्वारा देना चाहिए, क्या व्याख्यान विधि होना चाहिए, ह्यूरिस्टिक मेथड होना चाहिए, प्रोजेक्ट मेथड होना चाहिए, क्वेश्चनायर विधि होनी चाहिए, समस्या समाधान विधि होनी चाहिए। किस विधि के द्वारा हम बालकों को शिक्षा दें, शिक्षण की विधियाँ। नेक्स्ट है शिक्षण की प्रविधियाँ कैसी होनी चाहिए, प्रविधियों का क्या स्वरूप होना चाहिए। नेक्स्ट है शिक्षक की भूमिका। शिक्षा में शिक्षक की भूमिका कैसी होनी चाहिए। क्या शिक्षक सिर्फ एक निर्देशक की भूमिका में रहेगा या उसकी भूमिका क्या होगी। विद्यालय का प्रबंध कैसा होना चाहिए। और परीक्षा प्रणाली कैसी होनी चाहिए, वस्तुनिष्ठ होनी चाहिए, सब्जेक्टिव होनी चाहिए, ओरल होनी चाहिए, रिटन होनी चाहिए, मौखिक होनी चाहिए, लिखित होनी चाहिए, प्रश्नों की कुल संख्या कितनी होनी चाहिए, समय कितना होना चाहिए, छोटे प्रश्नों को लघु उत्तरीय प्रश्न कितने होने चाहिए, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न कितने होने चाहिए इत्यादि प्रश्नों का उत्तर हमें शिक्षा के घटक के अंतर्गत मिलता है। तो हमने देखा कि दर्शन और शिक्षा को हम दो भागों में विभक्त करते हैं। एक तरफ हम दर्शन के तत्व को रखते हैं, दूसरी तरफ हम शिक्षा के घटक को रखते हैं। तो दर्शन के तत्वों के अंतर्गत तत्व मीमांसा, ज्ञान मीमांसा, मूल्य मीमांसा और तर्क मीमांसा आता है। और शिक्षा के घटक के अंतर्गत शिक्षा के लक्ष्य एवं उद्देश्य, शिक्षा की प्रक्रिया, पाठ्यक्रम का स्वरूप, शिक्षण विधियाँ, शिक्षण की प्रविधियाँ, शिक्षक की भूमिका, विद्यालय का स्वरूप, विद्यालय प्रबंध और परीक्षा प्रणाली आता है। दर्शन के तत्वों का संबंध सत्य के प्रत्यय से होता है। दर्शन के तत्वों का संबंध सत्य के प्रत्यय से होता है, जिसे तत्व मीमांसा कहा जाता है। ज्ञान के प्रत्यय का संबंध ज्ञान मीमांसा से होता है। ज्ञान के प्रत्यय का संबंध ज्ञान मीमांसा से होता है। दर्शन के तत्वों का संबंध सत्य के प्रत्यय से होता है, जिसे तर्क मीमांसा कहा जाता है। ज्ञान के प्रत्यय का संबंध ज्ञान मीमांसा से होता है। ज्ञान को अर्जित करने की प्रक्रिया तार्किक चिंतन पर आधारित होती है, जिससे आगमन निगमन चिंतन को प्राथमिकता दी जाती है। ज्ञान के चयन के लिए जो मानक प्रयोग किए जाते हैं, ज्ञान के चयन के लिए जो मानक हम प्रयोग करते हैं, उन्हें मूल्य कहा जाता है। ज्ञान के चयन के लिए जो मानक हम प्रयोग करते हैं, उसे मूल्य कहा जाता है। इनका विश्लेषण मूल्य मीमांसा के अंतर्गत किया जाता है। ज्ञान के चयन के लिए जिस मानक का हम प्रयोग करते हैं, उसे मूल्य मीमांसा कहा जाता है। और
इसका विवेचन मूल्य मीमांसा के अंतर्गत हम करते हैं। मूल्यों के प्रति प्रतिबद्धता, संवेदनशीलता और आचरण की आवश्यकता होती है। दर्शन के ये सभी तत्व शिक्षा के घटकों के स्वरूप को आधार प्रदान करते हैं। दर्शन के जो घटक हैं, तत्व मीमांसा, ज्ञान मीमांसा, मूल्य मीमांसा और तर्क मीमांसा, ये शिक्षा के जो घटक हैं उसको आधार प्रदान करते हैं। शिक्षा के घटकों, शिक्षा के लक्ष्य, शिक्षा के उद्देश्य, शिक्षा की प्रक्रिया, शिक्षा का स्वरूप, मूल्यांकन, परीक्षा प्रणाली, विद्यालय का स्वरूप इत्यादि को दर्शन के जो तत्व हैं वो शिक्षा के घटक को आधार प्रदान करते हैं। इसकी परिभाषा देते हुए जॉन एडम्स कहते हैं कि शिक्षा दर्शन का गतिशील पहलू है। शिक्षा जो है वह दर्शन का गतिशील पहलू है। और फिक्टे कहते हैं कि शिक्षा दर्शन की सहायता के बिना पूर्णता और स्पष्टता प्राप्त नहीं कर सकती है। शिक्षा जो है वह दर्शन की सहायता के बिना पूर्णता प्रदान नहीं कर सकती है, स्पष्टता प्राप्त नहीं कर सकती है। तो निष्कर्ष रूप में हम कह सकते हैं कि शिक्षा और दर्शन की पक्षों को एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता है। निष्कर्ष रूप में हम कह सकते हैं कि शिक्षा और दर्शन के पक्षों को एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता है। दर्शन जीवन के लिए आदर्शों और मूल्यों की स्थापना का कार्य करता है। दर्शन जीवन के लिए आदर्शों और मूल्यों की स्थापना का कार्य करता है और शिक्षा उसके क्रियान्वयन तथा प्रसार का कार्य करती है। एक बार ध्यान से सुनिएगा। दर्शन जीवन के लिए आदर्शों और मूल्यों की स्थापना करता है, मूल्यों की स्थापना का कार्य करता है। वहीं दूसरी ओर शिक्षा उसके क्रियान्वयन, इम्प्लीमेंटेशन, उसको कैसे क्रियान्वित किया जाए तथा प्रसार का कार्य करती है। कहा जा सकता है कि शिक्षा दर्शन के बिना आधी है तथा दर्शन शिक्षा के बिना पंगु है। जैसे शरीर और प्राण को आपसी संबंध है, जैसे शरीर और प्राण का आपसी संबंध है, वैसे ही दर्शन और शिक्षा का आपसी संबंध है। तो दर्शन के जो तत्व हैं, तत्व मीमांसा, ज्ञान मीमांसा, मूल्य मीमांसा और तर्क मीमांसा, ये जो है शिक्षा के घटकों को आधार प्रदान करते हैं। शिक्षा दर्शन के बिना अधूरी है और दर्शन शिक्षा के बिना पंगु है। अब हम देखते हैं शिक्षा दर्शन का अर्थ। शिक्षा का अर्थ हमने देखा, दर्शन का अर्थ हमने देखा, शिक्षा और दर्शन में संबंध देखा। अब हम देखते हैं शिक्षा दर्शन क्या है। जब हम कहते हैं कि शिक्षा और दर्शन एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। जैसे शरीर प्राण के बिना अधूरा है, वैसे ही शिक्षा दर्शन के बिना अधूरी है और दर्शन शिक्षा के बिना अधूरा है। तो ये शिक्षा दर्शन एक्चुअली में है क्या? शिक्षा दर्शन का अर्थ क्या है? शिक्षा दर्शन की वह शाखा है जिसमें शिक्षा की समस्याओं का अध्ययन किया जाता है। शिक्षा दर्शन की वह शाखा है जिसमें शिक्षा की समस्याओं का अध्ययन किया जाता है, उनका समाधान प्रस्तुत किया जाता है। शिक्षा की समस्याओं का अध्ययन करके उसका समाधान प्रस्तुत किया जाता है और शिक्षा की प्रक्रिया के स्वरूप को निश्चित किया जाता है। शिक्षा की प्रक्रिया का स्वरूप कैसा होना चाहिए उसको निश्चित किया जाता है। शिक्षा दर्शन में
इस बात का भी अध्ययन किया जाता है कि दर्शन की विभिन्न विचारधाराओं का शिक्षा की प्रक्रिया पर क्या प्रभाव पड़ता है। दर्शन की विभिन्न विचारधाराएं हैं, जैसे प्रकृतिवाद, आदर्शवाद, प्रयोजनवाद, मानवतावाद इत्यादि दर्शन की विभिन्न शाखाएं हैं, विभिन्न वाद हैं। तो उनका शिक्षा की प्रक्रिया पर क्या प्रभाव पड़ता है, इसका भी अध्ययन शिक्षा दर्शन के अंतर्गत किया जाता है। जिस प्रकार दर्शन आत्मा क्या है, जीव क्या है, ब्रह्मांड क्या है, ईश्वर का स्वरूप कैसा है, सृष्टि की उत्पत्ति कैसे हुई, तर्क की विधि क्या है। हम कहते हैं तर्क करना चाहिए, लेकिन तर्क की विधि क्या है, किस विधि से तर्क करना चाहिए, आदि प्रश्नों पर विचार करता है। ठीक उसी प्रकार शिक्षा दर्शन शिक्षा संबंधी प्रश्नों जैसे शिक्षा क्या है, शिक्षा के उद्देश्य क्या है, शिक्षा के मूल्य क्या है, पाठ्यक्रम कैसा हो, शिक्षण विधि कैसी हो, अनुशासन की संकल्पना क्या हो, आदि प्रश्नों पर विचार करके उसका हल प्रस्तुत करता है। दर्शन के द्वारा स्थापित सिद्धांतों का शिक्षा के क्षेत्र में प्रयोग किस प्रकार से किया जाना चाहिए अथवा इन सिद्धांतों का व्यवहारिक रूप क्या हो, इसका उत्तर शिक्षा दर्शन द्वारा दिया जाता है। इस प्रकार शिक्षा दर्शन के अंतर्गत शिक्षा के समस्त कार्यों, क्रियाओं और विधियों का दार्शनिक दृष्टि से विचार किया जाता है। इनसाइक्लोपीडिया में शिक्षा दर्शन के विषय में कहा गया है, इनसाइक्लोपीडिया ऑफ एजुकेशन रिसर्च, जो ईबेल द्वारा संपादित है, उसमें शिक्षा दर्शन के विषय में कहा गया है कि सामान्य दर्शन शास्त्र में अन्वेषण या अनुसंधान का उद्भव तब होता है जब मनुष्य अपने अनुभवों पर विवेचन करने लगता है। शिक्षा दर्शन का उद्भव तब होता है जब लोग उन अर्थों और विकल्पों पर विवेचन करते हैं जो उनके शैक्षिक अनुभवों को समझने और नियंत्रित करने से संबंधित होते हैं। शैक्षिक अनुभव से तात्पर्य है शैक्षिक क्रियाकलापों से। शिक्षण स्कूल में शिक्षा प्राप्त करना, शिक्षित होने से अर्थात ज्ञानार्जन से है, अथवा परिणाम से जो उद्देश्य पूर्ण होता है, सोद्देश्य होता है, या वास्तविकता से। दार्शनिक दृष्टि रखने वाला व्यक्ति किसी विकल्प के संबंध में निर्णय लेने के लिए, किसी कार्य के प्रति प्रतिबद्ध होने के लिए और परिणामों का मूल्यांकन करने के लिए किसी मानवीय अनुभूति के कुछ पक्षों के जो शैक्षिक हों अर्थों को खोजने का प्रयास करता है। ये सब या इनमें से कोई भी पक्ष सर्वथा उचित रूप से दर्शन के विषय होते हैं, शिक्षा दर्शन के विषय होते हैं। विंगो ने शिक्षा दर्शन के 3 स्वरूप बताए हैं, जिसमें पहला है शिक्षा दर्शन दार्शनिक अनुमेयों से निगमित होता है। शिक्षा दर्शन से शिक्षा के उद्देश्य और साधन सुनिश्चित होते हैं। और तीसरा है शिक्षा दर्शन को एक भाषा प्रदान करती है। विंगो ने शिक्षा दर्शन के 3 स्वरूप बताए हैं, जिसमें पहला है शिक्षा दर्शन दार्शनिक अनुमेयों से निगमित होती है। दूसरा है शिक्षा दर्शन से शिक्षा के उद्देश्य और साधन सुनिश्चित होते हैं। और तीसरा है शिक्षा दर्शन को एक भाषा प्रदान करती है। आज के लिए इतना ही। आशा करती हूँ कि आपको आज का वीडियो समझ में नहीं आया होगा। यदि वीडियो से संबंधित आपको किसी भी प्रकार की समस्या हो तो आप मुझे ऑनलाइन क्लास में पूछ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।